नमस्ते मित्रों एवं विद्यार्थियों। लर्न एंड लाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश सब्जेक्ट को सरल ढंग से समझने के लिए यदि आपने अभी तक लर्न एंड लाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में वर्ब की चर्चा कर रहे हैं। आपने पहले वीडियो में टेंस सीखा है। टेंस की डेफिनेशन में आपने ये सीखा कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। अर्थात काल क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना का समय और ढंग प्रकट करे। तो विद्यार्थियों, यहाँ से यह स्पष्ट हो जाता है, इस टेंस की डेफिनीशन से यह स्पष्ट हो जाता है कि काल क्रिया का कोई रूप है। अर्थात हमें क्रिया को समझना आवश्यक हो जाता है। तो अब हम क्रिया को समझने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है द वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। ये क्रिया अर्थात वर्ब का ओरिजिन मूल लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से माना जाता है। वर्बम जिसका अर्थ या जिसकी मीनिंग वर्ड होती है। तो अब हम वर्ब की डेफिनीशन देखें। तो देखें विद्यार्थियों, लिखा है डेफिनीशन, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। जेसी नेस्फील्ड ने यह डेफिनीशन दी है। डियर स्टूडेंट्स, जेसी नेस्फील्ड एक ग्रेट ग्रामरियन हुए हैं। तो अब हम इस डेफिनीशन को हिंदी में समझने का प्रयास करें तो स्पष्ट हो जाएगा। तो देखें, क्रिया की परिभाषा लिखी है कि क्रिया वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ बताने के लिए किया जाता है। यहां से ये पता चल जाता है कि ए वर्ब इज ए वर्ड, वो क्रिया एक शब्द है जो यहां पर बताया गया। वर्ड एक शब्द होता है क्रिया, और कौन सा शब्द है? यूज्ड फॉर सेइंग, जो ये बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या बताने के लिए? समथिंग, कुछ बताने के लिए। अबाउट माने के संबंध में, सम पर्सन किसी व्यक्ति के संबंध में, और थिंग या किसी वस्तु के संबंध में। क्या तात्पर्य हुआ कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है या किस स्थिति में है, अथवा कोई वस्तु किस स्थिति में है, ये बात जो शब्द बताए उस शब्द को क्रिया कहते हैं। अब हम एक दूसरी परिभाषा से इसी बात को समझेंगे। देखें, एक दूसरी डेफिनेशन लिखी है, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और ए स्टेट। अगर हम हिंदी में एक और परिभाषा देखें तो लिखा है क्रिया की परिभाषा, जो शब्द किसी कार्य का करना या होना प्रकट करता है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए या पाया जाए
उस शब्द को क्रिया कहा जाता है। अब हम इस बात को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने जा रहे हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। पहला उदाहरण है मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है। तो मोहन क्या करता है, क्योंकि क्रिया का अर्थ होता है करना। मोहन क्या करता है, राइट्स लिखता है, तो ये क्रिया हो गई राइट्स। तो क्या लिखता है यह देखें तो पता चलता है लेटर, ए लेटर, पत्र लिखता है, तो ये पत्र कर्म हो गया। और राइट्स लिखता है, कौन लिखता है, मोहन लिखता है, तो जो कार्य को करता है वो कर्ता होता है। तो यहां से राइट्स क्रिया से ये पता चलता है कि मोहन का कार्य है लिखना, राइट्स लिखता है। नेस्फील्ड महोदय ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि क्रिया किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताती है। तो मोहन के बारे में ये राइट्स क्रिया बताती है कि मोहन लिखता है। एग्जाम्पल दूसरे में देखें, हरी लाफ्स, हरी हंसता है। तो क्या करता है, हंसता है। यहां पर लाफ्स क्रिया है, वर्ब है। हंसता कौन है, हरी, तो हरी का कार्य है हंसना। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है या समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो लाफ्स क्रिया हो गई। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें, लिखा है राजेश इज ऑनेस्ट। राजेश ईमानदार है। तो राजेश क्या है, ईमानदार है। तो क्या है, ये इज जो है यहां पर वर्ब है। और राजेश है क्या, ईमानदार। यहां पर ये ऑनेस्ट इस इज क्रिया का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां पर ये ऑनेस्ट और राजेश को जोड़ने का कार्य यह इज क्रिया करती है। अर्थात यदि ये कहा जाए कि राजेश इज, राजेश है, केवल इतना कहा जाए तो वाक्य अधूरा रह जाता है। तो इसे पूरा करने के लिए ऑनेस्ट शब्द जोड़ा गया है। तो यहां पर इज वर्ब है। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखें, मीरा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। मीरा एक गीत गा रही है। तो मीरा क्या कर रही है, गीत गा रही है। और थोड़ा स्पष्ट करें, मीरा क्या कर रही है, गा रही है। तो यहां पर विद्यार्थियों देखें, इज सिंगिंग यह वर्ब है। यहां पर दो शब्द हैं, एक है इज, दूसरा है सिंगिंग। इज हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग मेन वर्ब है। तो गा कौन रही है, मीरा, मीरा का कार्य है गाना। तो स्पष्ट हो गया कि यहां पर इज वर्ब है। कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब है सिंगिंग। और यहां पर सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। अब देखें विद्यार्थियों एग्जाम्पल नंबर 5 में, द बेल रैंग लाउडली। घंटी जोर से बजी। क्या बजी, घंटी जोर से बजी। तो बेल रैंग, घंटी बजी। यहां पर रैंग वर्ब है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में देखें, लिखा है स्टॉप। केवल इतना ही लिखा है। स्टॉप से दो बातें पता चलती हैं, एक इसका अर्थ होता है रुको और दूसरा अर्थ होता है रोको। तो स्टॉप केवल वर्ब ही यहां पर लिखी है, क्या करो, रुको या रोको। स्टॉप एक वर्ब है। तो विद्यार्थियों हमने इन सभी उदाहरणों से देखा कि इन सभी उदाहरणों में एक ऐसा शब्द है जो मुख्य कार्य करता है। जैसे पहले एग्जाम्पल में राइट्स वर्ब है, दूसरे में लाफ्स वर्ब है, तीसरे में इज वर्ब है,
चौथे में इज सिंगिंग वर्ब है, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग मेन वर्ब है। पांचवें एग्जाम्पल में रैंग वर्ब है। छठवें एग्जाम्पल में स्टॉप वर्ब है। तो सभी एग्जाम्पल्स से यह बात पता चल जाती है कि क्रिया वाक्य का मुख्य शब्द है, अर्थात वर्ब किसी भी वाक्य का मेन पार्ट है। अब हम विद्यार्थियों इन एग्जाम्पल्स से एक बात और समझते हैं कि वर्ब कई प्रकार की होती हैं। तो वर्ब के कौन कौन से मुख्य प्रकार होते हैं, आइए अब हम इसको समझते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है काइंड्स ऑफ वर्ब्स, क्रियाओं के प्रकार। तो पहला प्रकार लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब, इसे हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी आपने विद्यार्थियों पहले एग्जाम्पल में देखा मोहन राइट्स ए लेटर, तो राइट्स क्रिया है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट कर्म लिखा है। तो जो क्रिया कर्म के सहित होती है उसे सकर्मक क्रिया अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब देखें दूसरा प्रकार है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसे हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने दूसरे एग्जाम्पल में देखा हरी लाफ्स, यहां पर लाफ्स वर्ब है और उसके बाद कर्म नहीं है। तो जो क्रिया बिना कर्म के होती है अथवा जिस क्रिया के बाद उसका कर्म नहीं लिखा होता है उस क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब तीसरा प्रकार है लिंकिंग वर्ब, जिसे हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं। विद्यार्थियों, आपने तीसरे एग्जाम्पल में देखा राजेश इज ऑनेस्ट, राजेश इज, इतना कहा जाए राजेश है, तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है क्या है, तो उत्तर मिलता है ऑनेस्ट, ईमानदार है। तो केवल राजेश इज कहा जाए और वाक्य खत्म कर दिया जाए तो अपूर्ण वाक्य रह जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए ऑनेस्ट, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट है, उसका प्रयोग किया गया है। इज के बाद ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा गया है। ये ऑनेस्ट इज क्रिया का कहा जाए या कहा जाए कि राजेश का कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसी क्रिया को माने राजेश और ऑनेस्ट को जोड़ने का कार्य इज वर्ब करती है, इसलिए इसे लिंकिंग वर्ब, जिसे हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं। अब विद्यार्थियों देखें चौथा प्रकार ऑक्सिलरी, जिसे हेल्पिंग वर्ब हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या जिसे हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कहा जाता है, वो क्या होती है। एग्जाम्पल 4 में आपने देखा मीरा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मीरा एक गीत गा रही है। इज सिंगिंग ये पूरी वर्ब है, जिसमें दो पार्ट हो गए, एक इज को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और सिंगिंग को मेन वर्ब कहा जाएगा। मेन वर्ब की जो हेल्प जो वर्ब करे उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो सिंगिंग क्रिया की सहायता कौन कर रहा है, इज कर रहा है, इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब होगी, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो इसका कर्म क्या है, ए सॉन्ग, एक गीत।
तो इज हेल्पिंग वर्ब हो गई और सिंगिंग मेन वर्ब हो गई। तो इस प्रकार से चौथा प्रकार हो गया ऑक्सिलरी, जिसका दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी है। इसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को वर्ब की परिभाषा और उसके प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में ये जो 4 प्रकार आपको बताए गए, इनके बारे में विशेष जानकारी देंगे। मित्रों एवं विद्यार्थियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लर्न एंड लाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।